स्टार्ट किया है। रसायन चिकित्सा में हम लोगों ने पहला पाठ पढ़ लिया है। आज हम उसी क्रम में एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे, अर्थात रसायन चिकित्सा के हम दूसरे पाठ के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं ना। तो पहले पाठ के बारे में हमने लगभग 4 लेक्चर लग गए उसको खत्म करने में। तो हमने पहले पाठ में एक एक बात आपको बताया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, कहाँ से किस तरह से हमें कौन सी बातें पढ़नी होती है, कौन सी बात छोड़नी होती है। आज हम उसी क्रम में सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी रसायन चिकित्सा के सेकंड पार्ट के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्राणकामी रसायन पादम। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ाया है कि आपका आयुर्वेद, तो अ मतलब अभया अमल की रसायन पादम वो आपने पढ़ा हुआ, प मतलब प्राणकामी अर्थात प्राणकामी रसायन पादम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए साहब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। प्राणकामी रसायन पादम चिकित्सा के बारे में, यानी हम दूसरा पाठ रसायन चिकित्सा का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। प्राण का जिस चैप्टर का नाम है प्राणकामी रसायन पादम, यानी साफ साफ चैप्टर कह रहा है। चैप्टर देखो कितना क्लियर कट बात कर रहा है हमसे। चैप्टर खुद कह रहा है प्राणकामी, मतलब समझा कि प्राणों की कामना करने वाला। हाँ, जो प्राणों की कामना करने वाला जो अध्याय है वही है प्राणकामी। यानी यहाँ पे प्राणकामी के बारे में बता रहे हैं, अर्थात कि प्राणों की कामना करने योग्य, जैसे यहाँ पे रसायन जिस तरह से अगर कोई प्राण की कामना करना चाहता है तो इस तरह के रसायन यहाँ पे अगर सेवन करना चाहे तो इसमें ऐसे ऐसे रसायन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात लिखा है टोटल योग 37 के बारे में, कोई नई बात नहीं है। देखो ये बात आप जान चुके हैं, ये बात हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि टोटल योग कितने होते हैं रसायन टोटल योग में, है ना। टोटल रसायन योग कितना बताया चरक ने, और अलग अलग चैप्टर्स के बारे में वहाँ पे कौन कौन से जो रसायन टोटल योग होते हैं ये भी आपको पता है। हमने पढ़ा कि पहले अध्याय में रसायन चिकित्सा के प्रथम पाद में टोटल 6 रसायन है, सेकंड अध्याय में टोटल 37 रसायन योग है। तो देखो साफ साफ लिखा है कि टोटल 37 योग है, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात। ये बात आप भी जानते हैं, पहले से भी जानते थे। और पता है कई बार कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन कहेगा कि प्राणकामी रसायन पाद में अर्थात प्राणकामी रसायन चिकित्सा में या अध्याय के बारे में टोटल कितना योग बताया। ऐसे सीधा क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट 20, 50, 30, 37 ऐसे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि टोटल योग कितने हैं 37। प्राण की कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे याद रखने का तरीका याद रखना कि प्राणकामी में सबसे ज्यादा रसायन है, इससे कमी है सब में। किसी में 16 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, और इसमें सबसे ज्यादा 37 है। ठीक है, तो कभी मतलब अगर दिमाग में उतरे तो याद रखना 37, है ना। आगे अब चलते हैं, जैसा कि हमें पता है कि 37 टोटल योग है। अब इस 37 योग में हमें कैसे योगों को डील करना है, अब बात समझना। हम ये नहीं कहते कि आप 37 योग पूरा रट डालो, नहीं, हमें रटना नहीं है। हमें एक बेसिक बात लेकर के चलना है कि अगर एटलीस्ट हमको ये पता चल जाए कि कौन कौन से रसायन कितने कितने एटलीस्ट हैं यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से, जब हम रसायन के बारे में टोटल पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल 30 फॉर्मुलेशन आते हैं, ये नो डाउट, ये आपने पहले से देखा। अब सुनो, ये जो 37 है ना, किसके किसके कितने रसायन योग बनाए गए, ये यहाँ पर हमने कोडिंग फॉर्मूला सिस्टम याद किया हुआ है। तो सुनो, जरूरी नहीं कि हम 37 गिनने पे 37 ही आए, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो हमारे काम की बात है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सुनो, इस चैप्टर में जो टोटल 37 योग आया, या जो भी इससे कम भी आया, जो भी ज्यादा भी आया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पे बात सुनने जा रहे हैं कि देखो कौन कौन कितने कितने बताए, तो कैसे इस चैप्टर की योग को याद किया जाए। तो सुनो क्या लिखा है, कोड लिखा है कि भले नाग और आम आदमी का प्राण उसके बिड बल में रहता है। तो सीधी सी बात है, ये कोड क्या लिखा है, भले नाग और आम आदमी का प्राण उसके बिड बल में होता है। भले मतलब हो गया भल्ला तक, नाग मतलब हो गया नाग वाला रसायन, आम मतलब हो गया आम्लक रसायन, आम्लक मतलब आम्लक के बारे में, प्राण मतलब ये प्राण ये चैप्टर का नाम है। अरे चैप्टर का ही तो नाम है प्राणकामी रसायन, तो कभी भूलोगे नहीं, ऐसा नहीं कहेगा कहीं और कोड सेट हो जाए। तो प्राण इसीलिए यहाँ पे बीच में आया है ताकि ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्टिकुलर दिस चैप्टर का ये योग है ना। तो भले नाग और आम आदमी का प्राण उसके बिड बल, बिड मतलब यहाँ बिडंग के बारे में करें तो बिडंग अवलेह भी आया, और बल का मतलब यहाँ पे बलादी रसायन। तो ध्यान से देखो, भल्ला तक के टोटल 10 योग बताए। चलिए हमने लिखा है ना, देखो गिनती में लिखा है, हमने लिखा है कि भल्ला तक के टोटल 10 योग, तो मतलब ये 10 गिनती हमने भल्ला तक के नीचे लिख दिया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, बताओ आचार्य चरक के अनुसार भल्ला तक के टोटल कितने रसायन योग बताए गए। तो देखो साफ साफ लिखा है 10। अभी आगे बताएंगे कौन कौन से 10 है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
एक है नागबला रसायन। नागबला रसायन के बारे में उन्होंने केवल एक बताया। और अगला है आम्लक रसायन। उसके बाद देखो चैप्टर का नाम तो समझ आता है, बिड। बिड मतलब बिडंगा वाले, एक बताया। और बलादी रसायन, ये बड़ा पूछा जाता है। कितने बलादी रसायन टोटल बताए? 19 लिखा है ना। यानी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ आचार चरक के अनुसार भल्लातक के टोटल कितने रसायन योग बताए? तो टोटल 10 बताए, है ना। आचार चरक के अनुसार टोटल बलादी रसायन कितने हैं? 19 हैं, है ना। बाकी और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम टिक कर ले जाओगे, लेकिन ये बड़े खासी क्वेश्चन है। नागबला का तो एक ही है, वो तो साफ साफ दिखता है ना। मतलब ये बड़े हिटर क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आता है, बताओ बलादी रसायन कितना पता चल रखा है? 18, 19, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ भल्लातक के कितने बताए? 10, 20, 30, 40, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने योग आते हैं और उस योग के ब्रीफ के बारे में हमने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। तो ध्यान है, तो कैसे याद करोगे? भले नाग और आम आदमी का प्राण उसके बिड बल में होता है। भले मतलब भल्लातक, नाग मतलब नागबला रसायन, आम मतलब आमलक, प्राण मतलब प्राणकामी चैप्टर का नाम, बिड मतलब बिडंगा वाले, और बल मतलब बलादी रसायन। तो भल्लातक के टोटल कितने योग बताए? 10 योग बताए। नागबला के टोटल कितने योग बताए? 1 योग बताए। आमलक के टोटल कितने बताए? 4 बताए। बिडंग के कितने बताए? बिडंगा वाले एक बताए। और बल के बलादी यानी बलादी रसायन टोटल बताए 19। तो ध्यान है, भल्लातक के 10 योग और बलादी रसायन 19 बताए। बहुत बार पूछा जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। बाकी नागबला भी पूछा जाता है, लेकिन नागबला के बारे में आपको वैसे भी याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि एक ही है इसका, है ना। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे। अब यहाँ पे एक बात लिखा है, रसायन से लाभ। रसायन से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, इसके अलावा भी जो हमने आप लिखा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। जब आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा, और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। रसायन के लाभ के बारे में अगर आपको पूछना बताना हो, बहुत कुछ आप बता सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें आप जान चुके हैं रसायन के गुण के बारे में, रसायन के परिभाषा के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रसायन के लाभ के बारे में। देखो, रसायन बहुत काम करता है, और ये बात मोटा मोटा तुम सीख चुके हो, जान चुके हो कि रसायन करता क्या है हमारे शरीर में। रसायन बहुत कुछ करता है, हमने देखा है। ओवरऑल हमारे धातु को शाम में कर रहा है। भैया अगर आपकी धातु अच्छी हो जाएगी, आपके दोष अच्छे हो जाएंगे, आपके धातु अच्छे हो जाएंगे, तो फिर बचा ही क्या? बचा ही क्या? यानी आप बहुत हेल्दी कंडीशन में है। तो सीधी सी बात है, हेल्दी कंडीशन में अगर आप हैं, इसीलिए तो है ना स्वस्थ ओजस्कर्म में इसका नाम आया था रसायन और वाजीकरण का, है ना। यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है ये। तो सबसे पहला वैसे मैंने जो कंपटीशन में पूछा जाता है, मैंने 19 लोग को यहाँ पे हिटर किया, बाकी हम हिंदी भी आपको बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा है, वयसः स्थापनम, हमारे वय का स्थापन करने का काम करता है। वय इन द सेंस हमारा एज इन सेंस अवस्था का स्थापन करने का काम करता है, और ये बात आप जान चुके हैं। दूसरा देखो क्या लिखा है, अनिल कफ पित्त साम्य कर्म, ये बड़ा अच्छा बात लिखा। यानी अनिल मतलब वात, कफ मतलब कफ, पित्त मतलब पित्त, साम्य कर्म मतलब उसको बैलेंस करना था, सम करना। और ये बात आप बहुत अच्छे जानते हैं। ये हमारे धातुओं को प्रशस्त करता है, हमारे धातुओं को शुद्ध करता है, और हमारे दोषों को सम करता है। कितनी बढ़िया काम, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है यहाँ पे। मतलब रसायन जो होता है हमारे दोषों को साम्यावस्था में लाने का काम करता है, और धातु को शुद्ध करता है, धातु को मतलब प्रशस्त करता है। तो कितनी अच्छी बात है भाई। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे धातु और दोष बराबर हो, है ना। अगर ये हमारे बराबर नहीं होंगे तो हम तभी बीमार पड़ते हैं ना। मतलब अनिल कफ पित्त साम्य कर्म उठा के दे देगा, कंपटीशन में यही लाइन उठा के दे देगा कि बताओ क्या है ये, किसके बारे में कर रहे? रसायन के लाभ के बारे में कर रहे। ठीक है, आगे क्या लिखा? प्रभा वड़ स्वर उत्तम कर्म, यानी प्रभा यानी ओज के बारे में, वड़ और स्वर को ये उत्तम बनाता है रसायन। यही नहीं, रसायन के सिर्फ इतने ही लाभ नहीं है, रसायन तुमको आरोग्य देता है। रसायन तुमको निद्रा, तंद्रा, क्लम, आलस, दुर्बलता, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करना, है ना। मतलब जो भी निद्रा, तंद्रा, आलस, दुर्बलता, इन सबसे दूर करता है तुमको। शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। जो हमारी शिथिल मांसपेशियां होती हैं उनको सुसंगठित करने का काम करता है, ये हमारा रसायन करता है ना। यानी कहने का मतलब रसायन की प्रॉपर्टी के बारे में अगर तुमसे कहा जाए तो वो तुम लिख लोगे, रसायन के परिभाषा के बारे में कहा जाए तो वो भी तुम लिख लोगे, और रसायन के लाभ के बारे में अगर कहा जाए वो भी तुम्हें आ गया ना। तो रसायन के बारे में बहुत बेसिक बातें होती हैं जो हमको एकदम पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। आगे इसी क्रम में चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, प्रोफ में बहुत बार पूछा गया ये श्लोक। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे श्लोक लिखा है ना, ये बड़ी हीटर श्लोक है, कई बार ये प्रोफ एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुनेंगे क्या लिखा है। सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार, इतना ही लाइन उठा के पूछते हो, कंपटीशन में भी पूछते हैं, है ना, और प्रोफ में भी पूछते हैं। बस इतना ही लाइन उठा के देगा तुम्हारा प्रोफ एग्जाम में। जानते हो कैसे देगा? ऐसे लिखेगा, सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार डॉट डॉट डॉट, या तो यही लाइन उठा के देंगे, कहेंगे प्रस्तुत श्लोक ब्ला ब्ला संदर्भ से व्याख्यान है। तो सुनो, अब यहाँ लिखा है ग्राम्य आहार, तो सबसे पहले इस बात को समझ जाओगे ना तो फिर अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राम्य आहार से हानि कह रहे हैं, ग्राम्य आहार से हमें क्या नुकसान होता है।
अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि साहब ग्राम्य आहार होता क्या है। तो सुनो, ग्राम्य आहार का मतलब जो हमारे लिए अहित आहार होता है, जो हमारे लिए नुकसान वाला आहार होता है, यानी अहित आहार। ग्राम्य आहार का मतलब अहित आहार। अगर ये बात तुमको याद आ गया तो मतलब तुम समझ गए अहित आहार। और ये बात तुमको ही पता है, तुम्हारे लिए अहित आहार क्या हो सकता है? ज्यादा अम्ल खाना, ज्यादा लवण खाना, ज्यादा कटु खाना, विरुद्ध आहार खाना, नया अन्न खाना, असात्म आहार खाना। ये बताओ क्या आहार है क्या? अच्छा नहीं ना। असात्म आहार खाना अच्छा है क्या भाई? नहीं। ज्यादा अम्ल लवण कटु खाना अच्छा है क्या? नहीं। विरुद्ध अन्न खाना अच्छा है क्या? नहीं। ज्यादा नव अन्न खाना अच्छा है क्या? नहीं। तो फिर अगर हम ऐसे आहार का सेवन करते हैं तो फिर हमारे शरीर में क्या होता है? दोष कुपित होते हैं, दोष बढ़ने लगते हैं। अरे होगा कि नहीं? जब हमारे दोष डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होता है? बीमारी पैदा होता है। यानी अगर आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं तो आपके शरीर में दोष डिस्टर्ब होते हैं। जब दोष डिस्टर्ब होंगे तो आपके शरीर में धातु नहीं बनेगी, और जब धातु नहीं बनेगी तो इनसे बहुत बड़े बड़े नुकसान हमारे शरीर में, अर्थात हम बीमार होना शुरू होते हैं। अरे बात समझ पा रहे हो? कंसेप्ट बहुत एकदम मतलब एकदम कोरिलेट करके है। भैया ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहारात, अर्थात सभी शारीरिक, शरीर दोषा मतलब शारीरिक दोष है ना, सर्वे मतलब सभी, शरीर मतलब शरीर, दोषा मतलब दोष, भवंती किससे होते हैं? ग्राम आहारा से। मतलब सभी शरीर दोष यानी सभी शारीरिक वातादि दोष या रोग किससे होते हैं? हमारे ग्राम्य आहार, अर्थात जो हम डेली लाइफ में नॉर्मल डाइट लेते हैं ना, इसी से ही तो होता है। अरे ग्राम्य आहार कहीं अलग से खाते हो क्या? नहीं ना। ग्राम्य आहार हम अपने डेली लाइफ में जो खाते पीते हैं उसी में तो गलती करते हैं। तो भाई इसलिए हमने अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख दिया, नॉर्मल डाइट जो हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं। अगर आप गलत खाना खाएंगे तो आपके शरीर में दोष कुपित होंगे, और जब इस तरह से दोष कुपित होंगे तो आपके शरीर में धातु का प्रॉपर बनना नहीं होगा। और जब धातु नहीं बनेगी तो क्या होगी? देखो क्या लिखा, इसी से नुकसान क्या होगा? नुकसान देखो, अब मतलब ग्राम आहार कैसे हो रहा है वो तो समझा, ग्राम आहार से क्या घटना घट रही है वो तो हमने देखा, दोष बला बला हो रहा है ना। अब देखो नुकसान क्या है ना, अग्नि से संबंधित है नुकसान। देखो क्या लिखा, न संधि यते अस्थिसु, ये श्लोक पूछता है कई बार कंपटीशन में, न संधि यते अस्थिसु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते क्षयम, है ना, क्षयम उपत्यज ओज। यानी कहने का मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि संधियां अपने स्थान से हटने लगती है, अर्थात डिसलोकेट होने लगती है। जो बोन होती है, यानी आपकी धातु कमजोर हो गई तो हड्डियां अपने स्थान से हटने लगी। हड्डियों में बोन मैरो अर्थात मज्जा नहीं बनता, और जब मज्जा नहीं बनेगा तो शुक्र की भी उत्पत्ति नहीं होगी। जब शुक्र नहीं बनेगा तो आपका ओज क्षय होगा, मांस नहीं बना। मतलब समझो ओवरऑल, ओवरऑल समझे कि नहीं? ये कहना क्या चाह रहे हैं? ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अगर आप उल्टा सीधा खाएंगे, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, ग्राम आहार खाएंगे, अहित आहार खाएंगे, विरुद्ध आहार खाएंगे, असात्म आहार खाएंगे, नव अन्न खाएंगे, अधिक अम्ल कटु खाएंगे, जो भी हितकर आपके नहीं है, अहितकर वाले आहार है, अगर आप उनको सेवन करेंगे तो आपके शरीर में धातु नहीं बनेगी, है ना। अरे सीधी सी बात है भाई, जब आप खाना नहीं खाएंगे धातु कैसे बन सकता है? यानी आपके दोष डिस्टर्ब करेगा ये। जब दोष डिस्टर्ब करेगा तो आपकी जठराग्नि अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर पाचन नहीं होगा, धातु को डिस्टर्ब करेगा तो आपकी धातु नहीं बनेगी। और यहाँ इनसे जो नुकसान होने वाला धातु से ही संबंधित पूरा लिखा है, बात समझ पा रहे हो? इसलिए लिखा ना, शुक्र की भाई न तो ओज बनेगा, न मांस बनेगा, न मेद बनेगा, न शुक्र बनेगा, न हड्डी, कुछ नहीं, सब इधर का उधर होने लगा। तो ये है लिखा। ये बात ध्यान है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम में आहारात, है ना, बताओ ये कहाँ नहीं दिमाग में आता। ये बात ध्यान है। रसायन चिकित्सा का दूसरे अध्याय का श्लोक है ना, ये बात समझा। आगे चलते हैं, इसी क्रम में अब हम योग के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर जो यहाँ पे योगों के बारे में हम आप बात करेंगे आपसे। तो बेसिक बात जो इतना हमें यहाँ करना था इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी क्रम में हम एक योग के बारे में उठा रहे हैं, आम्लक घृत के बारे में। तो सुनेंगे, आम्लक घृत से आपके प्रॉफ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सुनेंगे, आम्लक घृत जब बनाया जाता है ना, तो उसमें जो भावना दिया जाता है ना, अब भावना मतलब समझते हो ना, भावना जो दिया जाता है वो किसका दिया जाता है और कितना दिया जाता है। तो सुनो, देखो साफ साफ लिखा है, आम्लक घृत बनाते टाइम, अब देखो कैसे बनता है उसे हमें नहीं खिचड़ी पकानी, कैसे बनना है क्या है, हमको जिससे बनाना है हम बना लेंगे। हमें बस इतना जानना है कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हमको इतना पता करना है। प्रूफ में तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने, आम्लक घृत से प्रूफ में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो कंपटीशन में आएगा। तो आम्लक घृत में किसकी भावना दी जाती है, कितना? देखो 1000 भावना दी जाती है। किसकी भावना? बला, अति बला या शतावरी कल का, इसकी भावना दी जाती है। पहला क्वेश्चन कंपटीशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, आम्लक घृत से लाभ क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा है, बृहत बृहत शरीरम गिरी सार सार स्थिर इंद्रिय, और लिखा च अति दुर्बल अति
च अति बल इंद्रिय च, यानी कहने का मतलब बृहत शरीर है, मतलब यहाँ बृहत मतलब यहाँ पे विशाल के बारे में कार्य, यानी जो हमारा शरीर है उसको विशाल यानी मतलब मजबूत करने का काम, उसको बड़ा करने का काम करता है, यानी पुष्ट करता है। और लिखा है गिरी, गिरी मतलब यहाँ पहाड़ होता है, पर्वत होता है, तो यानी पहाड़ समान दृढ़, यानी गिरी सार ना स्थिर इंद्रिय, और लिखा इंद्रिय को स्थिर करने का काम करता है। और क्या लिखा, च अति बल इंद्रिय, यानी हमारे शरीर में इंद्रिय में ये स्थिर और बलवान करने का काम करता है। ये कौन, आमलक घृत के बारे में कह रहे हैं, है ना। अब ये चीजें हमको याद नहीं करनी है कि हम पता चला यहाँ बैठने याद करने बैठ जाएं, बृहत शरीरम गिरी सार सार स्थिर च अति दुर्बल, एक बार पढ़ा पहचाना देखा नजरों के सामने गिरा, बस दिमाग में रहेगा कि भैया ये वाला श्लोक वहां से आ रहा है ना। जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे ना, जब आपको आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे आप पहचानना जान जाएंगे, तो आपको ऐसे लाइनें जब याद आएंगी ना, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा यार ये वाला श्लोक तो मैं वहां पढ़ा था। और जब 4 ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन यहाँ का नहीं है, वो ये वहां का जा रहा है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाते हैं, एक ही तब लगता है तो उसमें टिक मार के चले जाते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे वो फ्रेम करते हैं कि 3 ऑप्शन आपको तो पकड़ ले जाओगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है स्वरो घनो घस्त नि अनुकारी भवत पत्तम विपुलम स्थिरम च समस्तन योगम विव नरस्य, यानी कहने का मतलब ये बात बताना चाह रहे हैं कि स्वर गाढ़े मेघों समान गर्जने का अनुकरण करने वाला, मतलब जैसे जो बादल गरजता है मेघ, अब जैसे यहाँ पे हमको पूरा रटना नहीं है, हमने मेघ वाले टर्म को पकड़ा, घन घ है ना अनुकारी विपुलम स्थिरम है ना, हमने बस टर्म को पकड़ा है ना कि ये कहना क्या चाह रहे हैं स्वर घनस्तो, हमने बस इतने लाइन को पकड़ा, हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया ये आम्रघृत के बारे में ये बात हमने इस तरह की बातें पढ़ी थी। तो जो यानी जो ऐसे रसायन का सेवन करता है होता क्या है, देखें लिखा है स्वर गाढ़े मेघों के समान, मतलब जब हम बोलते हैं ना तो हमारा जो आवाज एकदम गाढ़े फॉर्म, मतलब जैसे मेघ गरजता ना, तो उसी तरह से जब इंसान होता है तो उस तरह से इसकी बोली भाषा मतलब मजबूत होने लगती है ना, गर्जन जैसे करने लायक होने लगता है। और लिखा स्थिर रहने वाली संतानें, है ना, नरस्यम, यानी कहने का मैं लिखा ना समस्तन स्थिरम च समस्तन समस्तनतो योगाम एवं नरसत, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं मतलब वो मरते नहीं है, मतलब वो अगर आप ऐसे रसायन का सेवन करते हैं तो वो बच्चे भी पैदा होते हैं और जो आगे भी कंटिन्यू रहते हैं, वो जल्दी टपकते नहीं ना। तो बात ध्यान रखें, तो हमें इतना बात ध्यान रखना है कि आम्लक रसायन के बारे में, आम्लघृत के बारे में, ये यहाँ पे कौन कौन सी भावना के बारे में करें, इनसे लाभ के बारे में आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आंवला व चतुर्थांश पुनर्नवा स्वरूप, इसमें मिलाया जाता है उसी के बारे में। तो एटलीस्ट हमको इतना पता होना चाहिए आम्लघृत के बारे में, इसमें भावना कितनी दी जाती है, 1000 भावना किसकी दी जाती है और लाभ क्या है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब आप पढ़ते पढ़ते रहेंगे, जब 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा वो पहाड़ वाला है ना वहाँ बात किया गया था, बादल वाला गर्जन वाला वहाँ बात किया, ऐसे याद किया जाता है। बस आप टर्म पकड़ेंगे फट से पकड़ ले जाएंगे ये वाला श्लोक वहाँ से आ रहा है। आगे लिखा आम्लक अवलेह के बारे में, ये भी आपके प्रोफ एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लिखा है आम्लक अवलेह में आंवला और पिपली कितना कितना होता है, 1000 दोनों होते हैं, आंवला भी 1000 होता है, पिपली भी, और ये रसायन है, ये बात ध्यान है। ऐसा कोई नहीं कि जो आप मतलब कुछ अलग से आप पढ़ रहे हैं, जो पिपली का नाम पहले भी सुना था, आंवले का नाम पहले भी सुना था, हरित का नाम पहले भी सुना था, यही सब रसायन की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में, जब मतलब अलग अलग तरीके से हम उनको यूज करते हैं ना। तो आंवला और पिपली आम्लक अवलेह में कितना होता है, 1000 दोनों होते हैं। और आगे क्या लिखा है यहाँ काम की बात देखो, आम्लक सहस्त्रम पिपली सहस्त्र सम्यक प्रयुक्तम पलाश तरुण क्षार उदकोत्तरम प्रतिष्ठित, बात समझेंगे। यानी यहाँ पे पहली लाइन में ये लिख रहे हैं कि भैया आंवला 1000 है, पिपली भी 1000 है। सहस्त्रम सहस्त्रतम लिखा ना, सहस्त्रम, सहस्त्रम का मतलब यहाँ पे ये 1000 के बारे में कह रहे हैं। तो कौन सी नई बात कह रहे हैं, तो अगर तुम मतलब मान लो अगर तुमको ये कंसेप्ट पता है कि आम्लक अवलेह में 1000 दोनों होते हैं, तो ये श्लोक अगर आ जाएगा तो नहीं टिक कर पाओगे, कर दोगे ना। तो आम्लक सहस्त्रम और पिपली सहस्त्रम प्रयुक्तम, तो ये बात पहली लाइन जो ऊपर हमने हिंदी लिख दिया। अब दूसरा लाइन देखो क्या लिखा है, पलाश तरुण क्षार उदकोत्तम प्रतिष्ठित, ये काम की बात, यानी ये कहना ये चाहते हैं कि जो मतलब ये आंवला और पिपली का कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों को पलाश क्षार जल में डाल देते हैं। क्या लिखा है, पलाश तरुण क्षार उदक, उदक माने पानी होता है ना, तिष्ठित, यानी पर्टिकुलर इन दोनों कॉम्बिनेशन को पलाश क्षार जल में डाल देते हैं। अब क्या करते हैं डाल के, कैसे डालते हैं, उन सबसे कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये पलाश क्षार जाल में इनको डाला जाता है। पलाश क्षार जल लिखा ना, पलाश तरुण क्षार उदकोत्तर, है ना। तो बस इतने ये बात ध्यान रखेंगे, बाकी बनाते टाइम इसको में कोई प्रोसीजर आता होगा, कोई मतलब क्रम होगा, इसी में हमको डालना होता है। आगे लिखा है जब ये योग बनाया जाता है, लिखा है घृत भाजनस्थम षडमासान, है ना। तो जो हम मतलब पर्टिकुलर इस आम्लक अवलेह को क्या करते हैं, घड़े में उसमें घी
चपोड़ करके, यानी जो पूरा जो उसका लेयर होता है अंदर का, उसको पूरा चपोड़ करके 6 महीने तक इसको भर करके गाड़ देते हैं जमीन में। पूछा जाता है कंपटीशन में, ये लाइन उठा के पूछी जाती है, सड़मासान 6 महीने तक ऐसा कौन सा रसायन है जो गाड़ा जाता है जमीन के अंदर। इसीलिए मैं शुरुआती लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा हो, देखो मैंने क्या कहा था, ये इतने सस्ते रसायन नहीं है, बहुत महंगे रसायन है। सोचो जरा, 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा बनाने के लिए, ये नौटंकी इतनी करनी पड़ेगी, इतना आसान है तुमको लगता है? बहुत नौटंकी है, इसीलिए बहुत महंगे बिकते हैं ये, और जनरली कोई बनाता भी नहीं है ना, बनाते हैं लेकिन बहुत महंगे रसायन है ना। तो आगे लिखा है कि घृत भाजनस्थम षडमासान, यानी घृत से भावित करके इस पात्र में, मतलब घड़े में 6 महीने तक के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता है, षडमासान 6 महीने के लिए। क्लियर है? ये है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, आम्लक चूड़ के बारे में यहाँ अगला जो रसायन अपना बता रहे हैं आम्लक चूड़ के बारे में, यानी आम्लकी चूड़। तो क्या लिखते हैं आम्लक चूड़ के बारे में कि तद्वर शांति सामत्य पथ्यसाई प्रोजित, यानी जब पर्टिकुलर मतलब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के अंत में या शरद ऋतु के यानी कार्तिक या अगहन में, उसे राख से निकाल कर रख लेते हैं। आम्लक चूड़ के बारे में कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जब ये ऋतु आती है, जब ये वर्षा आती है, तभी हम इसको निकाल करके इसको रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा ना तद वर्षांते, लिखा ना श्लोक में तद वर्षांते, वो जब तोड़ोगे तो उसको वर्षांते आएगा, यानी वर्षा के बारे में कह रहे हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखो, मतलब ये पर्टिकुलर इन्हीं बातों को ही हमको ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई बात याद रहे चाहे ना रहे। और हम बार बार कह रहे हैं, ये जितनी योग अभी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, चाहे वो आम्लक घृत हो, चाहे वो आम्लक अवलेह हो, चाहे वो आम्लक चूड़ हो, ये सब तुम्हारे प्रूफ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनाएंगे, जो भी बनाएगा कंपटीशन में बनाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले योग के बारे में। यहाँ लिखा बिडंगावलेह, है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो बिडंगावलेह का जो सेवन काल होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कौन सी ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, तो शरद ऋतु, है ना। शरद ऋतु अर्थात कार्तिक या अगहन महीने, है ना, हिंदी का जो होता है कार्तिक या अगहन महीना। बाकी ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु। तो सीधा क्वेश्चन आता है, बताओ, अच्छा बताओ जरा, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में तुम्हारे, या प्रूफ में ही मान लो, वैसे प्रूफ में आता नहीं है, कंपटीशन में आता है, बिडंगावलेह का सेवन काल। सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर शरद ऋतु जिसको ना आता हो याद, फट से कितना गलत नंबर चला जाएगा, है ना। बस छोटा सा क्वेश्चन, अगर पढ़े हो तो मार दिया, नहीं पढ़े तो नहीं मार पाओगे। तो बिडंगावलेह का जो सेवन काल होता है वो शरद ऋतु में होता है ना। आगे लिखा है आम्लक अवलेह के बारे में। तो यहाँ पे देखो आम्लक अवलेह के बारे में क्या कह रहे हैं, सहस्त्रम आर्दम पलाश द्रोण्याम, यानी सहस्त्र यानी 1000, है ना। सहस्त्र मतलब 1000, यानी 1000 आंवला, है ना। 1000 आंवला लेकर गीले पलाश, क्या लिखा है, सहस्त्रम आर्द्रम पलाश द्रोण्या, किसी का माई का है क्या, सहस्त्रम आर्द्रम पलाश द्रोण्या, यानी कहने का मतलब ये 1000 आंवले को लेकर के गीले पलाश की लकड़ी द्रोड़ी बनाए। अब जब पर्टिकुलर आम्लक अवलेह बनाया जाता है तो उसमें द्रोड़ी मतलब नावका टाइप का कुछ ऐसा बनाते होंगे। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस सबसे कोई मतलब नहीं, बस आम्लक अवलेह के बारे में इतना ध्यान रखना है कि 1000 आंवला को लेकर के गीले पलाश की लकड़ी की द्रोड़ी जब बना करके उसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेट करके बनाया जाता होगा। बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है, सहस्त्रम आर्द्रम पलाश द्रोण्याम ना। पलाश यहाँ देखो द्रोड़ी वाला है ना, द्रोड़ी मतलब नौका, द्रोड़ी मतलब नौका। अब वहाँ पलाश में क्या किया था, यहाँ पलाश में नौका बना रहे हैं, तो ऐसी चीजें ध्यान रहता है, ऐसी चीजें याद करती है ना। जब इसके पहले हम जब पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहाँ पलाश के स्वरस की भावना दे रहे थे, या पलाश के छाल वगैरह यूज कर रहे थे, क्या था, है ना। वो चीजें तुम्हें दिमाग में अगर क्लिक करेगी ना तो यहाँ पर तुमको जल्दी याद होगा। अगर आपको याद आ रहा हो पलाश के बारे में हमने, है ना, जब हम पर्टिकुलर योग बना रहे थे जब पहले अध्याय में, है ना, आपको अगर आपको याद आ रहा हो आम्लक रसायन के बारे में हमने क्या पढ़ाया था, पलाश की छाल से बांधा जा रहा था, याद आ रहा है ना, पलाश गत्वा नाम करके आया था ना। तो आम्लक रसायन में हमने वहाँ पे इस तरह की बातें किया था पलाश से संबंधित, और यहाँ हम द्रोड़ी वाली बात कर रहे हैं। ऐसे जब कोरिलेट करके याद करोगे तो चीजें अलग हो जाती हैं और याद भी रहती है ना। आगे चलते हैं नागबला रसायन के बारे में। जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रॉफ एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है प्रॉफ एग्जाम में कि नागबला रसायन 2 नंबर में आता है ना। तो तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर में आएगा, 2 में नहीं आएगा। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा बताओ पलाक रसायन नागबला रसायन का डोज कितना होता है। सामने साफ साफ लिखा है 1 आम्र 1 अक्ष 1 नपल 1 कस, ठीक है, ये इनका डोज है। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, ये तो पूछते हैं डोज कई बार, सबसे ज्यादा ये पूछते हैं बताओ जो नागबला रसायन है इसका यूज क्या किया जाता है, इसका मूल यूज किया जाता है। देखो ध्यान से, मूल संग्रहण, मूल संग्रहण। और क्वेश्चन क्या पूछते पता है, नागबला रसायन बनाने के लिए मूल संग्रहण किस ऋतु में करते हैं? माघ और फागुन में करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है। कैसे याद करोगे, नागबला रसायन बनाते टाइम जो मूल संग्रहण किया जाता है यानी जड़ यानी रूट,
वो कौन सी ऋतु में? माघ व फागुन में। कैसे याद करोगे? नाग मारे फण। अरे जो नाग होता है, कोबरा ओबरा जो भी, नाग क्या करता है? फण से मारता है ना, तो नाग मारे फण। नाग मतलब नाग बला, मारे मतलब माघ, और फण मतलब फागुन। ऐसा है ना, तो कभी नहीं भूलोगे नाग मारे फन, है ना, नाग मारे फन। तो नाग मतलब नाग बला रसायन, मारे मतलब माघ, फन मतलब फागुन। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो सीधी सी बात है, नाग बला रसायन में जो मूल संग्रहण किया जाता है कैसे, कौन सी ऋतु में? माघ व फागुन में किया जाता है। ठीक है। मात्रा कितना होता है? एक पल यानी 48 ग्राम, है ना। बाकी इसी के कंपैरिजन एक अक्ष, एक कर्ष, एक आम, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। आगे लिखा है, हमने कहा था जैसा कि 19 बलादी रसायन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, बहुत पूछा जाएगा। और आपके प्रोफ एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी जरूरी है ये याद करना। नाग बला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बलादी रसायन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भल्लातक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनेंगे तो सीधा क्वेश्चन आएगा, बताओ आचार्य चरक के अनुसार बलादी रसायन टोटल कितने बताए? तो आंसर सीधा 19 आएगा। बस यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे अगर आया तो। और बाकी यहाँ पे एक बात और लिखा है, जब भी हम बलादी रसायन का प्रयोग करते हैं वो दूध के साथ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो 19 आंसर गया, कितने हैं टोटल? किसके साथ प्रयोग करते हैं? दूध के साथ करते हैं। और आगे लिखा है, पुनर्नवा अंत औषधियों, मतलब ये पर्टिकुलर जब बनाया जाता है तो उसमें पुनर्नवा का कुछ रोल होगा, तो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है। ठीक है। बाकी काम की बात क्या है? काम की बात बस इतना है कि टोटल 19 बलादी रसायन कितने होते हैं? 19, यही तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं, भल्लातक के टोटल कितने योग बताए? ये तुम्हारे प्रॉक में पूछा जाएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताओ भल्लातक के टोटल योग कितने बताए? 10 योग बताए। देखो लिखा है हिंदी में, टोटल 10 योग, है ना। अब ये 10 तुम्हारे मतलब तुम्हारे ये कंपटीशन तुम्हारे प्रोफ में तो आ जाएगा। अब तुम्हारे कंपटीशन में कैसे बनाता है पता है? मतलब प्रोफ में, कंपटीशन में, मतलब वही ऑब्जेक्टिव, मतलब है ना, मतलब ये तो तुम्हारे प्रोफ में आएगा सीधा कि मतलब भल्लातक कितने? 10। कंपटीशन में जानते हो और क्रिटिकल बनाता है, वो कहता है बताओ कौन सा नहीं है कौन सा है। तो सुनो कैसे याद करोगे, तो हम तुमको 10 याद करवा रहे हैं। भल्लातक के जो टोटल 10 योग है ना, वो तुमको 10 याद करवा रहा हूं। तो सुनो कैसे याद करोगे। यहाँ पे एक कोड लिखा है, यहाँ पे कोड लिखा, क्या कोड लिखा? डीएम स्टाइल मत पालो। क्या लिखा है? डीएम स्टाइल मत पालो। डी मतलब दुग्ध, एम मतलब मीठा गुड़, एस मतलब दो यस है, यस टू लिखा है, देखो यस टू लिखा है। यस मतलब सर्पी, एस मतलब सत्तू, टी मतलब तैल, वाई मतलब यूस, एल मतलब लवण, एम मतलब मधु, टी मतलब तर्पण, पी मतलब पलल। सुनेंगे ध्यान से। हमने लिखा कि भल्लातक के टोटल 10 योग होते हैं, जिसमें से डीएम स्टाइल मत पालो, ये हमारा कोड है याद करने का तरीका। 10 के 10 आंसर हम इसी से निकाल ले जाएंगे। डी मतलब दूध, एम मतलब मीठा गुड़, एस मतलब दो है, यस टू है ना, स्टाइल में यस टू लगा है, एस मतलब सरबी और सत्तू है, टी मतलब तैल, वाई मतलब यूज, एल मतलब लवण, एम मतलब मधु, टी मतलब तर्पण, पी मतलब पलल, पालो मतलब पलल, पालो। अब सुनो, अब यानी पर्टिकुलर जो भल्लातक रसायन बनाया जाता है तो दुग्ध भल्लातक रसायन, आप समझे, या ऐसे भी कह सकते हैं भल्लातक दुग्ध, है ना। अब जैसे भल्लातक गुड़, जैसे भल्लातक सर्पी, भल्लातक सत्तू, भल्लातक तैल, भल्लातक यूस, भल्लातक लवण, भल्लातक मधु, भल्लातक तर्पण, भल्लातक पलल, ये इनके रसायन के योग के नाम है पूरा। मतलब यार जब जोड़ोगे, जब पूरा बना के जोड़ोगे तो यही यही बोलोगे ना पूरा नाम। बाकी हमने उसी को याद करने का तरीका यहाँ पे सेट किया, कैसे याद किया जाए दर्शकों के। अब सुनो ध्यान से, ये तो तुमको याद हो जाएगा भैया, डीएम स्टाइल मत पालो, और ये जब 2-4 बार पढ़ोगे तो तुमको याद हो जाएगा। देखो एक बात लिखा है, देखो मधु घी तैल तुमको पता है, एक नया टर्म तुम्हारे लिए पलल। पलल किसे कहते हैं? तो सुनो, पलल जानते हो किसे कहते हैं? जो तिल का कल्क होता है, इसका तिल, तिल तो सब लोग जानते हो, जो तिल का कल्क होता है उसी को ही पलल कहते हैं। तो तिल के कल्क को भल्लातक के साथ जब बनाया जाता है उसी को ही भल्लातक पलल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पलल का मतलब होता है तिल का कल्क, है ना, उसी को ही पलल कहा जाता है, याद रहेगा। कैसा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे एग्जाम में? अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ चरक का तुमको पता है, आचार्य चरक ने टोटल 10 भल्लातक योग बताई, वो बात तुमको पता है। यहीं पे कंपटीशन का एक बात और लिख दिया मैंने, आचार्य चरक ने टोटल भल्लातक के 10 योग बताए, लेकिन वाघभट्ट ने टोटल 11 बताए। कितने? 11। अब उन्होंने नया क्या ज्ञान जोड़ दिया? दाल को, तो भल्लातक दाल, क्या? भल्लातक दाल, दाल, है ना। तो भल्ला, कई बार क्वेश्चन आएगा, बताओ भल्लातक दाल का फॉर्मुलेशन किसने बताया? चरक वाघभट्ट बला बला, तो ऐसे आ जाता है आंसर, है ना। तो मतलब ये बात तुमको पता रहेगा, चरक का अगर रटा रहेगा तो दाल फटाक से मार दोगे ना, क्योंकि तुमको यहाँ पे पढ़ा, एक बार तो पढ़ा, दिमाग में याद रहेगा। तो आचार्य वाघभट्ट ने भी टोटल 11, चरक ने 10 बताए,
आचार्य वाग्भट ने टोटल 11 भल्लातक के योग बताए, जिसमें से 10 तो चरक के वही सेम है। हाँ, टोटल 10 सेम है, बस एक अंतर है, उसने दाल को ऐड कर दिया, तो टोटल इनका भी याद हो गया। क्लियर है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है पता है, सुनो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ आचार्य चरक ने निम्न में से ऐसा कौन सा योग है जो भल्लातक का नहीं माना। समझे। अब देखो, तुमसे ऑप्शन में क्या देंगे, भल्लातक दूध, है ना, भल्लातक घी, भल्लातक यूस, भल्लातक पेया। ध्यान रहे, यूस तो बताया बंदे, लेकिन पेया नहीं बताया है। बात समझ रहे हो, ध्यान से देखो ना, यूस आया वाई वाई स्टाइल में, यूस आया लेकिन पेया नहीं आया कहीं। प से पालो था, वो भी पलल था, पेया थोड़ी ना था। ऐसे क्वेश्चन आते तुमसे गलती कराएंगे। अगर तुम्हारा कंसेप्ट ये 10 क्लियर है तो फटाक से तुम मार दोगे, भैया यूज था पेया नहीं है ना। तो इसीलिए देखो, मैंने कॉर्नर पे मैंने यूज पे टिक किया है और फल्लातक पेया पे गलत मारा है। समझ गए। तो किस तरह से क्वेश्चन वो तुमसे डालेंगे, दे देगा इसी में से, कहेगा बताओ निम्न में से ऐसा कौन सा योग है जो भल्लातक का नहीं है। इसी 10 में कोई 3 उठा कर दे देंगे जो रहेगा और एक नहीं रहेगा। समझ गए। तो तुमसे किसी भी तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो ये बात ध्यान रहे। इसलिए हमको भल्लातक के 10 नाम रटे होने चाहिए। तो अगर आज के बाद तुमसे ये कह दे कोई कि बताओ प्राणकामी रसायन पादम के जितने योग हैं नाम बता दो, क्या तुम गिना पाओगे? बिल्कुल गिना सकते हो भाई। नाग बलाक बोल दोगे, आंवला घृत बोल दोगे, आंवला कौले बोल दोगे, ये भल्लातक के टोटल 10 बोल दोगे। कितने हो गए? 10 12 15 तो ऐसे तुम गिना दिए। हाँ, अरे बात समझ पा रहे हो। तो ये मतलब इस पीछे नहीं हटना है, तुमको याद है सब, बस तुमको थोड़ा सा मास्टर माइंड बनना है। मास्टर माइंड के तरीके से पढ़ोगे, तुमको हमेशा एक एक चीज तुम पता रहेगा। ठीक है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, भल्लातक वाला कंपटीशन में आता है। प्रोफ में तुम्हारे पास इतने पूछेंगे, बताओ कितने हैं? 10 हैं, बस इतने पूछेंगे, इतना अंदर घुसेंगे नहीं। ये हमने कंपटीशन लेवल का बताया, इसको तुमको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं इसी क्रम में, है ना, भल्लातक क्षीर के बारे में। यानी भल्लातक क्षीर और भल्लातक रसायन को थोड़ा डिटेल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सुनेंगे हमारे काम की बात क्या है। हमारे काम की बात इन द सेंस की जो प्रोफ एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करेंगे वो तुमसे भल्लातक क्षीर के बारे में, भल्लातक रसायन के बारे में। जो देखो, जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन आता है हमने बता दिया ऑलरेडी। यहाँ से मतलब ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनाते, लेकिन फिर भी हम यहाँ कॉम्पिटेशन लेवल का पढ़ रहे हैं तो हम लोग दोनों बात पढ़ेंगे। देखो, पहली बात, भल्लातक क्षीर या भल्लातक रसायन का जो फल संग्रहण, यानी फल मतलब भल्लातक का फल। आप सभी लोगों ने भल्लातक का फल देखा होगा। भल्लातक के फल को कलेक्ट कब करते हैं? याद करो, अभी मैंने नागबला के रूट को कलेक्ट किया था, याद है? नागमाड़े फड़, नागमाड़े फड़, याद आ रहा है? ऐसे इनका याद करना है। तो याद करो, भल्लातक क्षीर या भल्लातक रसायन बनाने के लिए भल्लातक फल का संग्रहण करते हैं। चरक ने क्या बताया? ज्येष्ठ और आषाढ़ में बताया। क्या बताया? जेठ और आषाढ़ में बताया। तो इनको कैसे याद करोगे? इनको कैसे याद करोगे? देखो, ऊपर लिखा है भाई जेठ आया गर्मी में, गर्मी में ही तो आता है ना। भाई जेठ आया गर्मी में, भाई मतलब भल्लातक, जेठ मतलब जेठ, आया मतलब आषाढ़, बस हो गया, याद हो गया। यानी भल्लातक रसायन या भल्लातक क्षीर बनाने के लिए जो भल्लातक फल का संग्रहण किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है उसके फ्रूट का, वो कब करते हैं? भाई जेठ आया गर्मी में। और नागबला का क्या था? नाग माड़े फाड़। बस ये फंडा अगर याद है फट से मार दोगे। वाग्भट ने इसी बात को गर्मी में कह दिया, यानी सूची या शुक्र कहा गया। ठीक है, तो गर्मी ऋतु को सूची शुक्र कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो बात ध्यान रहे। तो गर्मी में वाग्भट ने कहा, बाकी चरक ने जेठ और आषाढ़ में माना। हमने दोनों बता दिया। प्रयोग हम जब करते हैं, यानी भल्लातक रसायन का प्रयोग जब करते हैं, भल्लातक क्षीर का जब प्रयोग करते हैं, तो कब करते हैं? तो ठंडी में करते हैं। अच्छा, क्यों ठंडी में करते हैं? देखो, भल्लातक बहुत गर्म होता है, एकदम क्लियर कट बात कर रहे हैं। भल्लातक बहुत गर्म होता है, अगर तुम्हारे शरीर से टच हो जाए ना तो फफोला पड़ जाए। याद करो, सूत्रस्थान में पढ़ के आ चुके हो ना। तो भल्लातक के बारे में, मतलब भल्लातक बहुत गर्म होता है, तो गर्मी में गर्म खाओगे क्या भाई? नहीं, तो ठंडी में गर्म खाया जाता है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखो, भल्लातक का प्रयोग हमने ठंडी में कराया, अर्थात हेमंत ऋतु में कराया। ठीक है, जहाँ दबा के ठंडी पड़ रही होती है। आगे लिखा है सुश्रुत ने इसका प्रयोग अर्थात भल्लातक का प्रयोग अर्श के ट्रीटमेंट में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे कि मतलब अगर कंपटीशन में आता है तो। अब आगे चलते हैं इस भल्लातक की कहानी के बारे में, जो चरक की बात है वो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, जब हम भल्लातक रसायन का प्रयोग करते हैं, जब हम भल्लातक रसायन का प्रयोग करते हैं तो टोटल 1000 भल्लातक खिलाते हैं। ये बात ध्यान दें, जब हम भल्लातक रसायन का प्रयोग करते हैं तो टोटल 1000 भल्लातक खिलाते हैं मरीज को, है ना। ये किसकी बात है? ये चरक कहते हैं। चरक हो चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट हो, सभी लोग 1000 खिलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
अब सुनो ध्यान से। अब ये तो बात रहा कि भैया 1000 खिलाया जाता है पूरा, है ना। मतलब टारगेट क्या है खिलाने का भल्लातक रसायन को? 1000। किसी भी मरीज को अगर हम भल्लातक रसायन खिलाएंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? 1000 भल्लातक खिलाना। कैसे खिलाया जाता है ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भल्लातक रसायन को खिलाना शुरू किया जाता है, टोटल पहला जो मतलब काउंटिंग होता है वो 10 होता है। मिनिमम 10 से शुरू करते हैं और मैक्सिमम 30 तक जाते हैं, फिर उसके बाद डाउन करते जाते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बुक देख सकते हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 30 तक जाएंगे, फिर ऐसे घटते हुए क्रम में आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान है। यानी कहने का मतलब हमें यहाँ इसके बारे में ये जो गिनती बता रहा हूँ 10, 11, 12 इसमें नहीं जाना है। हम तुमको बता रहे हैं, अगर पढ़ने की इच्छा हो तो वहाँ देख सकते हो, एक एक दिन का पूरा बताया हुआ है। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएगा पता है? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कहेंगे भल्लातक रसायन को जब पूरा किया जाता है, यानी जो रसायन का यूज किया जाता है, तो कितने भल्लातक से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे काम का। क्वेश्चन ये कितने हैं? 10। देखो ध्यान से लिखा ना, 10। 10 से शुरू करते हैं मिनिमम से, और मैक्सिमम कितने जाते हैं? 30 जाते हैं। देखो मैंने साफ साफ लिखा है 10 से 30, याद रहेगा। तो मिनिमम 10 से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम 30 तक जाते हैं। ठीक है, और इस 1000 भल्लातक को खिलाने में जब ये हम फार्मूला यूज करते हैं 10 और 30 का, मिनिमम मैक्सिमम का ना, मतलब स्टार्ट और मैक्सिमम का, तो टोटल 55 दिन लगता है। तो समझ पा रहे हो? भल्लातक रसायन 1000 अगर किसी मरीज को खिलाना है तो हमको 55 दिन लगेगा, तब जाके हमारा टारगेट पूरा होगा। समझ रहे हो? अब यही सुश्रुत के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपना ज्ञान दे दिया। सुश्रुत ने 1 भल्लातक से स्टार्ट किया और 70 भल्लातक मैक्सिमम खाने तक बोल दिया। 70 भल्लातक, सोच रहे हो? और इस भल्लातक को खिलाने के लिए टोटल टारगेट इनका भी 1000 है। इनको खिलाने में टोटल 35 दिन लगता है। वाघभट जब खिलाते हैं 8 से शुरू करते हैं, मैक्सिमम 40 तक जाते हैं, है ना, और इनको 49 डे लगता है। ठीक है, तो तुमको सुश्रुत और वाघभट का नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन चरक का तो याद कर लो। जब चरक याद रहेगा ना तो सुश्रुत वाघभट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो चरक याद करो। चरक ने भल्लातक रसायन टोटल पूरा करने के लिए कितना टारगेट दिया? 1000 भल्लातक खिलाने के लिए कहा। 1000 भल्लातक जब खिलाया जाता है तो मिनिमम कितने से स्टार्ट करते हैं? 10 भल्लातक से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम कितना भल्लातक खिलाते हैं? जो हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है मतलब एक खिलाने का, 30 तक जाते हैं। और 1000 भल्लातक को टारगेट को पूरा करने के लिए टोटल कितने दिन लगते हैं? 55 दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन है कंपटीशन का। दिन पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाएगा, पूरा टारगेट पूछा जाएगा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। ठीक है, बाकी वैसे सेम हमें सुश्रुत और वाघभट पे भी कंसेप्ट अप्लाई करनी है। इसीलिए मैंने देखो अंग्रेजी में लिख दिया, स्टार्ट करते हैं 8 से, मैक्सिमम लिखा है 40, मतलब वो सब पे, तीनों पे अप्लीकेबल है। ठीक है, चरक सुश्रुत वाघभट तीनों पे। अब सुनो काम की बात, जो कंपटीशन में तुमसे सीधा क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि जब इस भल्लातक का प्रयोग किया जाता है, मैंने क्या अभी कहा? मैंने कहा भल्लातक रसायन बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम खाओगे तुम्हारे मुंह में छाला पड़ सकता है। अरे पड़ सकता है ना, इन्फ्लामेशन हो सकता है कि नहीं, ब्ला ब्ला। इसीलिए जब भी हम इसको खिलाते हैं ना मरीज को, तो उससे पहले घी चपोड़ देते हैं उसके महुआ में। महुआ में अंदरवा में, बाहरवा नहीं, गलवा पे नहीं, अंदरवा। तो देखो लिखा है पिबेत सर्पी शांत मुखम अभज्यत, मतलब बिफोर पीने, मतलब भल्लातक रसायन या भल्लातक खीर को पीने से पहले मुख के भीतर घृत का लेप कर दिया जाता है। समझ गए? का है ताकि जलन भुलन ना हो ना। वो घी क्या होता है? वात और पित्त शामक होता है, दाह शामक होता है, शीतल होता है। अरे समझ पा रहे हो? घी के बारे में पढ़ गया है अगले साल। इसीलिए ये बहुत बार पूछता है कंपटीशन में, बताओ ऐसा कौन सा रसायन है जिसको खाने के पहले, पीने के पहले हमें मुख के अंदर घी चुपोड़ा जाता है? यही है भल्लातक। क्यों? बहुत गर्म होता है। आप समझ पा रहे हो? तो लिखा पिबेत सर्पी शांत मुखम, तो तब देख के समझ में आ जाता भैया घी पिला रहे हैं और मुख में चिपोड़ रहे हैं, फट से पकड़ ले जाओगे, ये तो गर्म भल्लातक वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम भल्लातक को कलेक्ट करते हैं, है ना, जब हम भल्लातक को कलेक्ट करते हैं, कब करते हैं तो तुमको पता है? भल्लातक के फल कब कलेक्ट करते हैं? जेठ और आषाढ़ में। ठीक है, ये बात तुमको पता है। लेकिन जब कलेक्ट करते हैं तो कैसा दिखता है वो? ऐसा नहीं कच्चा पक्का कुछ भी ले लेंगे, नहीं। उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है। देखो किस कलर का होता है, लिखा है देखो, ये पूछा जाता है कंपटीशन में। पक्व जम्ब प्रकाशानी सुचव शुक्रम व मासे संग्रह। सीधा लिख रहे हैं पके हुए जामुन के समान से चमकता। पका जामुन देखो एकदम काला काला चमक चमक ऐसे रहता है। देखो ये लिखा है पके जामुन समान काला वर्ड ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में रख लेता है। समझ गए? तो सुचव शुक्र मतलब समझे? सूची शुक्र मतलब वही गर्मी वाला सीजन का, जेठ आषाढ़ वाली बात है ना, तो हिंदी में लिखा है। ये बात ध्यान रहे।
यानी कहने का मतलब शुचम शुक्र व मासे संग्रह, माने ये पर्टिकुलर महीना है, गर्मी का महीना है, जेठ आषाढ़ है ना, इसी महीने में पके हुए जामुन के समान देखने लगता है, तभी हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ये जामुन वाला बड़ा खास पॉइंट है, ये घी वाला बड़ा खास पॉइंट है भल्लातक के बारे में। टोटल भल्लातक कितना खिलाया जाता है, कितने कितने से शुरू करते हैं, मैक्सिमम कितने तक खिलाते हैं, कितना दिन टोटल लग जाता है, 55 डे लग जाता है ना। ये चीजें बड़ी कीमती चीजें हैं भल्लातक रसायन के बारे में। देखो चरक का तो पढ़ लो, बाकी सुश्रुत तो अब हम बता रहे हो तुम्हारे एडवांस की चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चरक याद हो जाएगा ना तब तुम पीछे पढ़ना इनके। बाकी चरक याद कर लोगे ना ऑटोमेटिक, वो तुमको याद हो जाएंगे, है ना। जब चरक नहीं याद रहेगा तो को नहीं याद होगा, ध्यान रखना है बात। आगे एक बात लिखा है देखो, भल्लातक तेल का पाक जब करते हैं, यानी जब भल्लातक तेल, अभी पढ़ा है ना मैंने, भल्लातक के टोटल कितने योग बताए, टोटल 10 योग बताए, जिसमें तेल भी था, याद करो, है ना। STYLE स्टाइल, टी मतलब तेल था, है ना। यानी जब भल्लातक तेल को बनाते हैं तो कितनी बार पकाते हैं भल्लातक को, लिखा देखो, भल्लातक तेल का पाक 100 बार शतम पाक हम करते हैं। ध्यान दें, भल्लातक तेल का जब पाक करते हैं कितनी बार पकाते हैं, 100 बार पकाते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखोगे। फॉर मेकिंग भल्लातक तेल हाउ मेनी पाक, है ना, 100 बार पाक, है ना, शतम पाकम, शतम मतलब शतक यानी बात करें, यानी 100 कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक बात लिखा वाघभट्टी का, वाघभट्टी क्या कहते हैं कि भल्लातक तेल जब बनाया जाता है कुष्ठ बीमारी के लिए, भल्लातक तेल का उपयोग कुष्ठ बीमारी के लिए जब बनाया जाता है, कितने भल्लातक का प्रयोग किया जाता है, 300 भल्लातक। ये वाघभट्टी का है। ठीक है, कंपटीशन के लिए ध्यान रखोगे। आगे लिखा है पिच्छा बस्ती की मात्रा सारंगधर ने 12 पल बताए। ठीक है, कहीं से हमने पाया होगा, हमने लिख दिया, ये बात ध्यान रहे। तो पिच्छा बस्ती की मात्रा, यहाँ वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है का पिच्छा का, लेकिन आया है तो हमने लिख दिया। पिच्छा बस्ती की मात्रा सारंगधर ने कितना बताया, 12 पल बताया, 12 पल, है ना, 1 दर्जन। ये ध्यान रहे। आगे लिखा है भल्लातक छौद्र, हमने पढ़ा अभी कि भैया इसका मधु भी होता है, तो वही है भल्लातक का। तो भल्लातक छौद्र पिष्ट स्वेदनम, ठीक है, इसके लिए टर्म आया, मतलब बताया गया इसके बारे में, मतलब जब भल्लातक छौद्र का प्रयोग करते हैं तो ये पिष्ट स्वेदन करने का काम करता है, पिष्ट स्वेदन ना। आगे लिखा है भिलावे का गुड़, भल्लातक को ही भिलावा कहा जाता है। ध्यान रहे, भल्लातक को ही भिलावा कहा जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि भल्लातक की प्रॉपर्टी होती क्या है। एक्चुअल में जो भल्लातक होता है बहुत तीक्ष्ण होता है ना, और ये अग्नि के समान पकाने वाला बहुत तीक्ष्ण होता है ये भल्लातक, है ना। और यही नहीं, देखो क्या लिखा है, भवंत अमृत कल पानी प्रयुक्तानी यथा विधि, कह रहे हैं इनका विधि पूर्वक अगर प्रयोग किया जाए तो ये अमृत के समान फायदा करता है, मतलब इतना तगड़ा काम करता है, बहुत अच्छा रसायन होता है ये। भल्लातक के लिए इतनी बढ़िया लाइन लिखी गई है, जरा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है, बड़ा कंपटीशन में पूछा भी जाता है वैसे, वरना बड़ा हिटर लाइन भी है, हमें ध्यान भी रखना चाहिए। भल्लातक का बड़ा फेवरेट लाइन देखो क्या लिखा, कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कथस, है ना। आगे लिखा यम न भल्लातकम हन्या शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम। कितनी सुंदर लाइन लिखा कि कह रहे हैं भल्लातक कफज रोग की दुश्मन है। समझ पा रहे क्यों, क्योंकि भल्लातक गर्म होता है और कफ क्या होता है, ठंडा होता है, तो ये कफ का एकदम दुश्मन है ये भल्लातक। तो लिखा है कफजो न सरोगो अस्ति, कह रहे हैं भल्लातक का अगर तुम सही तरीके से प्रयोग करो, अगर सही मायने में प्रयोग करो तो कोई कफजन रोग या कॉन्स्टिपेशन, देख लो विबंध कह रहे हैं, कोई ऐसी कफ बीमारी हो या कोई ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो जो इसको ठीक ना करे, मतलब इतना बढ़िया काम करता है। जो कोई कफ बीमारी हो, अगर मान लो कोई तुम्हारे सामने पेशेंट आया, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कफज वाला पेशेंट आया और तुमको पता है कि हमको रसायन खिलाना है इसके लिए ना, तो तुम भल्लातक रसायन का प्रयोग करा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल करा सकते हो। ठीक है, तो भल्लातक रसायन का प्रयोग है ना, डिपेंड ऑन युक्ति। तो भल्लातक रसायन के लिए ऐसा कहा गया कि दुनिया में ऐसा भल्लातक मतलब ऐसा है कि जो कफजन बीमारी को बहुत अच्छा काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को ये बहुत तेज हरता है। यही नहीं, लिखा है ना मेधा अग्निवर्धनम, यानी ये मेधा को और हमारे अग्नि को ये बहुत तेज बढ़ाने वाला होता है ना। इसीलिए हम ना ठंडी के टाइम पे भी खाते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है और ये कफज बीमारी को बहुत अच्छे से शांत भी करता है, यानी उसको ठीक भी करता है ना। इनके बारे में बड़ा अच्छा फेवरेट लाइन होता है, बात ध्यान हमको रखना चाहिए। आगे लिखा है यहाँ पे, अब वही बातें जो लिखा है, जो हमने अभी इतनी बातें सारी करके आई है, लिखा है रसायना नाम संयोगा सिद्धा, क्या लिखा, रसायना नाम संयोगा सिद्धा भूत हित निर्दिष्टा प्राणकामी। अब देखो क्या लिखा लास्ट वाली लाइन क्या लिखा, देखो सप्तत्रिंशम हर्षिणाम, सप्तत्रिंश मतलब 37, यानी ये चुपचाप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो प्राण की कामना करने वाले जो रसायन योग थे 37 वो हमने बता दिया। तो सप्तत्रिंश ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में,
ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताओ प्राणकामी चैप्टर में टोटल कितने रसायन बताए, तो ऐसे श्लोक में दे देंगे उठा के। सप्त त्रिंश मतलब 37 हो गया, सप्त मतलब 7 और त्रिंश मतलब 3, याद रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीजें हमको पकड़ के रखनी चाहिए, कुछ यहाँ नया ऐसी बात नहीं है जो पूछा जाएगा, बस यही ना काम की बात है। सप्त त्रिंश वाली तो लिखा है इसलिए कि जीव मात्र के हित चाहने वाले महर्षि यात्री ने इस प्राणकामी अध्याय में रसायनों के सिद्ध 37 योग को बताया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये योग कहना चाहते हैं कि इस अध्याय में टोटल 37 योग बताए गए। आगे लिखा है नागबला कल्प के बारे में, जैसा कि हमने कहा कि नागबला के बारे में यहाँ योग आया है। तो नागबला कल्प छतछीड़ में इसका यूज किया जाता है। मैं जब आपको छतछीड़ चिकित्सा पढ़ाऊंगा, है ना, तो 11वां अध्याय जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे नागबला के बारे में चर्चा करूंगा और आपको याद भी दिलाऊंगा कि हमने रसायन में इस बात को पढ़ा था। आगे लिखा है शिलाजीत के बारे में, वैसे अगले चैप्टर में हम लोग शिलाजीत के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, वैसे हमने लिख दिया है। लिखा है दुनिया के सभी रोगों को हरने का गुण ये शिलाजीत रखता है। यानी कहने का मतलब शिलाजीत के अंदर, अब पढ़ेंगे शिलाजीत क्या है कैसे, इसके बारे में कल जब पढ़ेंगे। मतलब शिलाजीत के बारे में ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शिलाजीत एक ऐसी रसायन है जो सभी बीमारियों को हरने का ये प्रॉपर्टी शो करता है, यानी रखता है। ये है चार छोटी मोटी बातें जो हमें प्राणकामी रसायन अध्याय के बारे में हमको ध्यान रखना होता है। तो इतनी बातें अगर आप पढ़ के रखते हैं तो जो प्रोफ में क्वेश्चन में, अच्छा प्रोफ में यहाँ से 5 नंबर का लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ना 5 में आएगा ना 10 में आएगा। अगर आया तो ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा चुल्ल मची होगी तो कहेंगे सीधा 5 नंबर में कि प्राणकामी रसायन अध्याय का वर्णन करो, ऐसे आएगा। अगर कभी आया तो वो पूरा चैप्टर उठा के देंगे, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अगर कभी आया 5 नंबर में तो पूरा चैप्टर उठाएंगे, तो पूरा चैप्टर में तुमको तो बहुत कुछ है, तो उसमें तुमको युक्ति लगाना पड़ेगा ना भाई, कि मतलब ब्रीफ वे में उसको बात करो। प्राणकामी का मतलब क्या है, कितने रसायन है उनके बारे में बताओ। जैसे भला तक तुमको 10 रटा है, गिना डालो, 10 नाम लिख डालो, है ना। क्या क्या जो तुमको रटा है सब लिखते जाओ, शॉर्ट 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 में लिखते जाओ, ऑटोमेटिक उस तरह पूरा हो जाता है ना। बाकी हमें इस तरह से वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। हमने आपको बताया कि भल्लातक कितना इंपॉर्टेंट है, बलादी रसायन कितना इंपॉर्टेंट है, नागवाला कितना इंपॉर्टेंट है, और ग्राम में आहार वाला कितना इंपॉर्टेंट है, और रसायन से लाभ कितना इंपॉर्टेंट है, उनके योग है ना टोटल कितने हैं, है ना। इनके बारे में हमको एटलीस्ट फोकस करके जरूर रखना है। जो हमने पर्टिकुलर संग्रहण के बारे में बताए ना, महीनों के बारे में बताए, तो वो सब हमको प्रूफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी चीज़ें कंपटीशन में आती हैं। ये साहब है ना रसायन चिकित्सा का दूसरा पाठ प्राणकामी चिकित्सा के बारे में, अर्थात प्राणकामी रसायन पाठ।